तो ये वर्टिकल सेटअप मैंने यहाँ पे लिया है। इसके नीचे आप लोग देख सकते हो कि मैंने इसको थोड़ा सा सरफेस कितना मोटा रख दिया है ना। मतलब ये पहले मैंने इसको जो कार्डबोर्ड है हमारा जो घटता रहता है, जो भी आप ले रहे हो नीचे, उसको मैंने अच्छे से सरफेस उसको काफ़ी ज़्यादा थिक सरफेस देके स्टिक कर दिया है ना। उसके बाद जाके मैंने इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा पेपर जो भी वर्क करती हूँ वो इसी में लगा देती हूँ। जिस पे स्टडी चल रही होती है या फिर स्केचिंग चल रही होती है, जो भी मैं कर रही होती हूँ, तो उसी में एक्स्ट्रा पेपर लगा के देन ऐड करती जाती हूँ और जो फिर कंप्लीट हो जाती है उसको स्टोर कर देती हूँ। तो वो चीज़ यहाँ पे होती है ना। तो सेटअप समझ आ गया हो तो क्लियर कर दो आप एक बार, क्लियर दिख गया। आप लोग अपना वीडियो ऑन रखना और जो सेटअप मैं बता रही हूँ वो सारी चीज़ें, ठीक है, वो करके रखें। पेंसिल को शार्प करते वक्त पेंसिल आप लोगों को पहले तो इस तरीके से पकड़नी होती है, इस तरीके से होल्ड करनी होती है ना। थोड़ा पास से आप होल्ड कर सकते हो और थोड़ा दूर से भी आप होल्ड कर सकते हो। ये जो पेंसिल है ये 4B पेंसिल है। ये उसकी है अप्सरा की। नॉर्मली मैं आर्ट लाइन की पेंसिल ही बोलती हूँ, क्योंकि अप्सरा की पेंसिल एक्चुअल में कभी कभी अच्छी आती है बट कभी कभी बिगड़ी हुई आती है। लाइक उसको आप शार्प करते रहो लेकिन उसकी लीड है ना वो अच्छी नहीं आती, बहुत जल्दी टूट जाती है। बट इस बार मेरी बहुत अच्छी क्वालिटी आई है, तो आई थिंक अच्छी भी मिल जाती है, तो ये भी यूज़ कर सकते हो। तो स्केचिंग के लिए, लॉन्ग आर्ट स्टडी के लिए मैं यूज़ ले लेती हूँ ये वाली पेंसिल, बहुत अच्छी है। क्योंकि स्केचिंग और लॉन्ग आर्ट स्टडी के कंपैरिजन में मतलब वो इतनी ज़्यादा डार्क भी नहीं चल रही है और इतनी ज़्यादा लाइट भी नहीं चल रही है। तो इसमें लेयर्स को ऐड करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है ना। तो मैं उस टाइम पे ये यूज़ में ले लेती हूँ। और इसकी लीड जब आप लॉन्ग रखोगे तो आप ये चीज़ देखना कि ये सरफेस है ना, इस सरफेस को थोड़ा सा ज़्यादा रखें, क्योंकि बहुत लंबी लीड अगर आप कर लेते हो है ना, तो ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप बहुत स्पीड में वर्क कर रहे हो तो आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाओगे, ये लीड फिर ब्रेक हो जाएगी। तो इसीलिए ये सरफेस आपको यहाँ पे छोड़ना है। अब ये वाली पेंसिल मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, स्केचिंग लॉन्ग आर्ट स्टडी के लिए तो बेस्ट है। क्योंकि अगर आप अभी प्लेसमेंट्स पे वर्क कर रहे हो और लाइन क्वालिटी पे वर्क कर रहे हो तो बहुत अच्छे लेवल पर ये इस तरीके से चलती है। मतलब जब आप किसी चीज़ को सिंप्लीफाई कर रहे हो ना, तो इस तरीके से जब हम फर्स्ट लेयर जो ऐड करते हैं वहाँ पे जो हमें सिर्फ दिखनी चाहिए, लेकिन बाद में अगर हम उस पर लेयर्स ऐड करते जा रहे हैं वो बाद में हम चाहें कि नहीं दिखे, तो ये पेंसिल मुझे सही लगेगा। आप उसमें जो अभी मैंने स्केचेस डाले थे वो मैंने इसी से बनाए थे। एक मिनट में दिखाती हूँ। ये वाले जो स्केचेस डाले थे मैंने, दिख रहे हैं आप लोगों को, तो ये मैंने इसी से ही किए थे। जो 4B पेंसिल है, और क्योंकि अगर आप 8B पेंसिल लोगे स्केचिंग में तो बहुत ज़्यादा डार्क होगी, तो जो आप फर्स्ट लेयर ऐड करोगे उसमें ही बहुत ज़्यादा डार्क चल जाएगी, तो सेकंड थर्ड लेयर में फिर वो स्केच बिगड़ जाएगा, मैसअप हो जाएगा। तो बेस्ट है कि 4B पेंसिल आप लो, उससे आपका कंट्रोल बैठेगा, हैंड कंट्रोल, लाइन क्वालिटी, और दूसरा फ्लो भी बैठ जाएगा एंड लेयर भी ऐड। एक सेकेंड, मेरा वीडियो कहाँ गया। ये जो पेंसिल है ये 8B पेंसिल है। ये वाली से मैं वार्म अप करती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत ज़्यादा डार्क तो है, लेकिन वार्म अप करते वक्त हमें डार्कनेस और लाइटनेस ऐड करनी होती है, लाइंस और शेप्स में मेनली उसकी प्रैक्टिस करनी होती है। और फ्लो देखना होता है कि कितना हम लोग उसको डार्क कर सकते हैं, कितना लाइट हम लोग कर सकते हैं, कंट्रोल एक बार में कितना कर सकते हैं। तो मैं वार्म अप में ये यूज़ में ले लेती हूँ। एक तो उसमें आपको लेयर्स ऐड करने का टेंशन नहीं है, तो आप ईजिली इस पर वर्क कर पाओगे, इससे भी आप हैंड कंट्रोल प्रैक्टिस में ले पाओगे। तो मैं 8B पेंसिल यूज़ में लेती हूँ आर्ट लाइन वाली, क्योंकि अप्सरा की तो आई गेस इतनी डार्क आती भी नहीं होगी, तो वो आप प्रैक्टिस में रख सकते हो। ये 4B पेंसिल इसी की है आर्ट लाइन की, जो अपन उसमें रख सकते हैं स्केचिंग वगैरह में। आप 1 मिनट वेट करें।
जाएगा, ठीक है ना। अब ये तो मेरे को पता नहीं है, बोला तो आज कर लिया, ठीक है। अब ये तो मेरे को पता नहीं है, मेरे को भी आज ही फ़ोन किया उसने, मैंने थोड़ी ना बोला था उसका। ठीक है, देख लो क्या फ़ोन करके पूछ लो उससे, नंबर आपके पास है ही, से नंबर फ़ोन करके पूछ लो। हाँ, ठीक है, 6 बजे, 6 साढ़े 6। ठीक है, अभी रख लूँगा, हाँ ठीक। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ऑडियो क्लियर है ना मेरी? अब हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये सब क्लियर हो गया तो आप लोग मेरे साथ में प्रैक्टिस कर लेना। पहले मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ कि किस टाइप से मैं पेंसिल को होल्ड कर रही हूँ। तो आपको मैं थोड़ा टाइम दूँगी, 5 मिनट। पहले आप लोग मुझे देख लेना, उसके बाद फिर आप लोग करना जब मैं देखूँगी, ठीक है। तो दोनों का जो मिस्टेक्स हैं वो आप लोगों को एक बार क्लियर हो जाएंगी। मैं एटबी पेंसिल ले रही हूँ, आपके पास एटबी है, 4B है, वो आप कोई सी भी ले सकते हो। एटबी मैं यहाँ पे इसलिए ले रही हूँ ताकि कैमरा में दिख जाए। अगर नहीं दिखती है लाइन तो फिर आप मुझे बोल देना, एक बार चैट में लिख देना। हाँ, एक और चीज़, पोजीशन बैठ के खड़े होके वो आप बहुत अच्छे से देखना एक बार कि आपका जो हेड है ना, वो हेड के ऊपर, लाइक यहाँ पे ये जो मैंने टेबल पे रखा है, तो फ्रीली आपका हैंड मूव होना चाहिए ना। स्टिक मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि बहुत पास में हम लोग बैठे हैं, जो सेटअप हम लोग ने किया है तो उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है ना। तो ये हेड जो है आपका वो लगभग यहाँ तक ही आना चाहिए, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो वर्टिकल सेटअप में, है ना। अभी ये मैंने इसको थोड़ा स्लैंटिंग पोजीशन में रखा हुआ है, पीछे कर दिया मैंने इसको थोड़ा। अगर अपन इसको और वर्टिकल करें तो ये और वर्टिकल हो जाता है। जब मैं स्केचिंग लॉन्ग आर्ट स्टडी करती हूँ, पूरे पेपर को एक बार देखना होता है, तो मैं थोड़ा सा उसको आगे कर देती हूँ। अभी मैंने थोड़ा सा उसको पीछे किया हुआ है, हल्का सा, तो ये हल्का सा स्लैंटिंग में है क्योंकि वार्म अप कर रही हूँ, तो वार्म अप के टाइम पे इतना वर्टिकल उसको करने की ज़रूरत नहीं है। एंड ऑल्सो उसकी प्रैक्टिस मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ मॉर्निंग में, तो मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। ओके, ये चीज़ क्लियर है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, लाइंस की प्रैक्टिस जब आप कर रहे हो तो पेंसिल को इस तरीके से होल्ड करना है, स्ट्रेट लाइंस। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्ट्रेट में आती है ना। तो पहले स्ट्रेट को देख लेते हैं हम लोग। ये आप इस तरीके से होल्ड करोगे पेंसिल को, तो ये जो अपना हैंड है वो पेपर पे टच नहीं करना है। लाइक इस तरीके से ना करके थोड़ा सा आप डिस्टेंस रखो, हल्का सा, और फिर आप लूज़ वे में इस तरीके से छोड़ दो। नीचे जाके आपको छोड़ना है। हम बिग साइज़ का पेपर क्यों यूज़ में ले रहे हैं, वो इसीलिए ले रहे हैं ताकि हम उसको जितना नीचे तक वो जा रहा है तो नीचे तक लेके जाएँ। अभी आप मैंने अभी पहले लाइट किया था, अभी मैं उसको थोड़ा सा डार्क करके दिखा देती हूँ इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, डार्क टू लाइट जा रहा है, वो एक तरह से देखा जाए तो वैसे तो वो एक ही है। एक तो ये तरह की प्रैक्टिस होती है, एक में हम ये ट्राई करते हैं कि ऊपर वाला हाफ पार्ट बिल्कुल डार्क जाए और फिर नीचे जाते जाते लाइट हो जाए। ये लाइट हो गया और ये डार्क रह गया। समझ आ रहा है? मैं करके दिखा देती हूँ एक बार दोबारा, आप लोग देखना। ये शार्प करने के बाद में इसको अच्छे से रब करना ताकि ऊपर से ये थोड़ा सा हार्ड हो जाए। यहाँ से जो है वो शार्प होना चाहिए। ऐसे आप करके देखोगे तो ये शार्प दिखेगा। हालांकि अपन यहाँ से ये चीज़ इसके टिप यूज़ ना करके साइड ही यूज़ कर रहे हैं, पर ये प्लेन होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। साइड से प्लेन होगा तो जो ऊपर का जो नॉक है उसका, राइट, ऊपर का नॉक वो एकदम स्ट्रेट बन जाएगा। यहाँ से वो हार्ड हो जाएगा, चुभना चाहिए। अब यहाँ पे ये साइड में अपन इसको पेंसिल को मूव करते रहते हैं ताकि वो प्लेन बना रहे, इक्वल साइड से इक्वल रहे। जब अपन इसको यूज़ कर रहे हैं, चला रहे हैं, तो वो घिस रही है ना उसकी जो लीड है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको मूव करती रहती हूँ। क्योंकि इसको करते वक्त एक तो आपके हैंड में ना पसीना आता है, तो पेंसिल है ना फ्लिप होती है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जब आप अभी तो मैं आपको दिखा रही हूँ, लेकिन जब आप वार्म अप करूँगी तो थोड़ा और फास्ट वे में करूँगी, तो वहाँ पे बहुत पसीने की प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या कर सकते हो, मूव करते रहो इस तरीके से ताकि इक्वल बनी रहे, आपको बार बार उसको रब नहीं करना पड़े। अगर आप एक ही साइड से उसको यूज़ करोगे तो फिर वो रब करने के बाद भी आपको शार्प अलग से करनी पड़ेगी, क्योंकि रब कैसे करोगे फिर आप, एक साइड से बिल्कुल पतला हो जाएगा, एक साइड से बिल्कुल मोटा ही रह जाएगा।
तो फिर वो दिक्कत होगी। तो सबसे बेस्ट है कि मैं इसको मूव करती रहती हूँ। जितनी लीड है मुझे इस लीड को ही यूज़ करना है, पूरा कंप्लीट करने के बाद ही मैं शार्प करूँगी। तो वो चीज़ आप एक बना सकते हो। आप लोग कोई भी ऑडियो को ऑन मत करना, यहाँ पे ऑडियो ऑफ रखना। आप चैट सेक्शन में लिखें ऑडियो ऑफ कर दें। मेरी ऑडियो क्लियर नहीं है, क्या बोल रहे हैं आप लोग? चैट सेक्शन में लिखें। वॉल्यूम कम आ रही है मेरी। अच्छा, एक मिनट। आप लोग अपना ऑडियो ऑफ रखें ना, अपनी साइड का ऑडियो ऑफ रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं होगी वॉल्यूम में। सबका ऑडियो ऑफ है या नहीं है? धार्मी, आप अपना ऑडियो ऑफ करें। ओके मैम सर। हाँ, ऑडियो ऑफ ही रखें। अब क्लियर है? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है या नहीं आ रही है? मेरी वॉइस क्लियर है? ठीक है। अब देखो, आप लोग प्रैक्टिस करो अगर आप लोगों ने सेटअप रखा है तो। बैक कैमरा में सेट कर दो फ़ोन को। अगर नहीं सेटअप रखा है तो फिर आप लोग नोट्स बना लो, रिकॉर्डिंग अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, या फिर मैं बता देती हूँ पूरा एक बार में, और उसके बाद फिर आप लोग अपना वीडियोस बना के सेंड करना ग्रुप पे। आप ऐसा कर सकते हो ताकि हम लोग को लेट नहीं होगा। ऐसा कर सकते हैं। अभी आप लोग सब देख लो कि मैं कैसे प्रैक्टिस कर रही हूँ। इसके बाद अपनी वीडियोस बना के जो आप पॉइंटर्स मैं बता रही हूँ, जहाँ पे मिस्टेक्स हो रही है वो सारी लिख लेना, और फिर आप लोग अपना वीडियो जो है वो बना के प्रैक्टिस करते हुए वो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। तो आप लोगों को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे भी नहीं होगी। अभी के लिए पॉइंटर्स आप नोट करो और जो मैं बता रही हूँ वो देख लो एक बार। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। सेम वे में आपको पूरा पेपर फिल करना है। अगर आपके पास इतना बड़ा साइज़ का पेपर आप नहीं यूज़ में ले रहे हो तो फिर आप लोग क्या करोगे, आप लोग 2 पेपर जो यूज़ में लोगे ज़ेरॉक्स साइज़ के, वो पूरी आपको भरने हैं। मतलब पूरा कवर अप करना है, जितना भी वो एरिया है वो सिर्फ पहले लाइन से कवर करना है। ठीक है, ये तो हमने वर्टिकल लाइन कर ली। हॉरिजॉन्टल में भी सेम तरीके से करनी है। अब इसमें भी सेम आपको आगे तक लेके जाना है, बिल्कुल स्ट्रेट। ये सी में नहीं जाना चाहिए, स्ट्रेट जाना चाहिए। और ये गैप जो है, ये गैप आप देख लेना। अब जितना ज़्यादा आप पीछे से जो सरफेस है वो आप एक्स्ट्रा लगाओगे सॉफ्ट, तो पेंसिल सॉफ्टली ही चलेगी। ठीक है, ये आपकी लाइंस इस तरीके से स्ट्रेट जानी चाहिए, एकदम फ्रीली। पूरा पेपर इस तरीके से फिल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग स्लैंटिंग लाइन लेंगे। तो स्लैंटिंग में भी 2 पोजीशन होगी। स्लैंटिंग में भी ये वाली, एक तो लेफ़्ट टू राइट में जाके, अभी मैंने इसको नीचे से स्टिक नहीं किया है, तो आप लोग यहाँ पे टेप से नीचे से भी स्टिक कर देना, ताकि ये जो है पेपर वो हिलेगा नहीं, है ना। अभी अब मेरे पास टेप नहीं था तो मैंने इस तरीके से किया। तो अभी मैं कैमरा की वजह से खड़े होकर कर रही हूँ तो मेरा प्रॉपर नहीं जा पा रहा। अब आप लोग देखिए, इस तरीके से समझ आ रहा है। ये थोड़ा इसलिए मेरी लाइन्स टेढ़ी दिख रही क्योंकि ये जो एंगल है ना, फ़ोन का एंगल वो मैंने टेढ़ा रखा है।
अगर मैं इसको सीधा ले जाऊँगी तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। इधर कर देती हूँ मैं इसको, तो थोड़ा सा क्लियर दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी दो साइड की स्लैंटिंग लाइन हो गई। ये एक तो ये होती है अपसाइड डाउन, ये इस तरीके से आपको मूव करनी होती है पेंसिल। 2-3 लाइन के बाद आप लोग ऐसे मूव कर सकते हो। पेंसिल का जो पोजीशन है उसको चेंज करो बीच बीच में, तो लीड जो है ना वो एक तरफ से वो नहीं होगी और आपको बार बार रब नहीं करना पड़ेगा लीड को। इसमें लाइंस में है ना दो तरह की प्रैक्टिस जैसे मैंने बता रखी है पहले वार्म अप सेशन में, वो होगी डार्क टू लाइट, इस तरीके से आगे जाके लाइट छोड़ना है, और एक जो अपन लाइट टू डार्क करते हैं उसमें इस तरीके से लेके जाते हैं। बीच में भी होती है, वो 3 तरह की लाइन की प्रैक्टिस होती है, वो भी आप कर सकते हो। हालांकि वो सर्कल्स में भी हो जाती है, कर्व्स में भी हो जाती है वो चीज़। अगर आपकी लाइन्स स्ट्रेट होने लग जाएगी ना उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी, फिर आप आराम से उस चीज़ की प्रैक्टिस अपने स्केचेस में डायरेक्टली कर सकते हो। इसके लिए आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हो गई हमारी लाइन्स। उसके बाद हम लोग चलते हैं सर्कल्स की तरफ। अब सर्कल जब आप लोग बना रहे हो तो एक तो ये तरीका होता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा ये इस तरीके से बना रहा है। इसको यहाँ पर ऐसा टच नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पे टिप यूज़ करने ही नहीं है, हम लोग तो साइड यूज़ कर रहे हैं, तो वही चीज़ इसमें करनी है, एकदम फ्रीली बनानी है इस तरीके से। पहले आपको ऐसे गैस करना है, इतना बड़ा मुझे सर्कल बनाना है, एंड देन फिर ऐसे मूव कर देना है पेंसिल को। यहाँ पे मैं पेपर पे बिल्कुल टच करके पेंसिल को मूव नहीं कर रही हूँ, साइड से हल्का सा रख रही हूँ ताकि वो जो पेंसिल है वो पेपर पे चल नहीं रही है, सिर्फ मैं गैस कर रही हूँ कि इतना बड़ा मुझे सर्कल रखना है इस तरीके से। अब इसमें ये अपन क्यों करते हैं, ताकि अपन कहीं पे ऐसे डार्क छोड़ दें और कहीं पे लाइट। और ये इस चीज़ का बेनिफिट कहाँ पर होता है, फ्रूट्स में या फिर कोई और चीज़ आप बना रहे हो। तो अब ये वाला जो एरिया है ये मान लो आप अंदर का एरिया हो गया। जैसे मान लो यहाँ पर अगर एक कोई फ्रूट पड़ा है तो हम इसको ये ऐसे कर देंगे। मान लो ये एक एप्पल है, तो अब देखो ये छुप भी गया, जो लाइट वाला एरिया था ये एक एंगल बन गया। तो मान लो इस एंगल में कोई फ्रूट पड़ा है जो ऐसे है इस तरीके से, तो हम जब वहाँ पे किसी सर्कल को बना के उसको शेप को दे रहे हैं, पहले शेप बनाएंगे, सर्कल बनाएंगे, उसके बाद उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो अंदर वाली जो शेप थी वो दिखेगी भी नहीं और उससे स्ट्रक्चर भी आ गया। ये चीज़ क्लियर हुई कि हम क्यों इसकी प्रैक्टिस करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा पास से दिखा देती हूँ। ये वाला सर्कल मैं भूल रही हूँ, समझ आया। सॉफ्टनेस जो है ना पेंसिल की वो थोड़ा पास से आप लोगों को दिख जाएगी, किस तरीके से पेंसिल चल रही है, सॉफ्टनेस। एक ही बार में जो सर्कल बनता है वो बताना चाह रही हूँ मैं। तो ये चीज़ क्लियर हुई तो आप क्लियर टाइप करें, क्योंकि मुझे भी पता लगना चाहिए कि क्लियर हो रहा है। नेहा और ये Vivo V2437 आप लोग भी चैट में टाइप करें, जितने मेंबर्स हैं उतने टाइप करें, और वीडियो ऑन करें आप लोगों का। अगर आप लोग नोट्स बना रहे हो तो फिर नोट्स का कैमरा उस एंगल में फिट करें, ठीक है। लाइट मैंने ऑन की है तो मे भी हो सकता है कि क्लियरली दिखे ना, एक बार आप लोग देख लें। दिख रहा है, जो सॉफ्टनेस थी वो दिखाने की वैसे मैंने लाइट ऑफ ही करी थी, पहले पेंसिल की सॉफ्टनेस दिखानी थी क्योंकि लाइट का एक प्रेशर पड़ता है ना तो ये और डार्कनेस इसकी कम हो जाती है। अब थोड़ा सा ये सर्कल समझ आ गया। सर्कल में वो चीज़ मैंने ऑलरेडी बता रखी है कि एक तो आप अलग अलग साइज़ की प्रैक्टिस करना, एक आप करना स्मॉल टू बिग सर्कल्स हो गए, बिग टू स्मॉल सर्कल्स हो गए। एक आप इस तरीके से करते हो कि एक सर्कल के अंदर आप सर्कल बनाते जा रहे हो, उसके अंदर सर्कल बनाते जा रहे हो, इस तरीके से कर सकते हो, है ना। तो अलग अलग साइज़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। और एक आप प्रैक्टिस कर सकते हो सेम तरीके से ओवल्स में भी होगी, जो सर्कल्स में होगी। ओवल्स में भी हमें इसी तरीके से बनाना है। ये हमने इस तरीके से गैस किया, फिर ऐसे छोड़ दिया। यहाँ पर देखो मैंने छोड़ा है तो ये वाला एरिया जो है उसमें पेंसिल नहीं चली है। मैंने थोड़ा पतला सर्कल बनाया, ठीक है।
अब ये पता है, आप देखा होगा आपने कि जो बॉटल या मग का ऊपर वाला पार्ट होता है वो मोस्टली लेफ़्ट साइड से उसमें जब शैडो बन रहा होता है तो वो यहाँ पे हमें डार्क दिखाना होता है, ये वाला पार्ट लाइट दिखाना होता है, तो वहाँ पे ये ओवल्स काम आते हैं जो आप डायरेक्टली बनाते हो, ठीक है। एक तो ये चीज़ हो गई। अब ओवल्स में एक तो साइज़ आपको देखनी है, अलग अलग साइज़ की प्रैक्टिस करनी है। दूसरा आपको ये ओवल जो है वो थिक ओवल्स और थिन ओवल्स में जब हम बहुत फ्रंट से लेते हैं किसी एंगल से पिक्चर, हल्का सा ऊपर हो जाता है तो थिन ओवल्स बनते हैं बॉटल्स पे, मग पे, तो वो काम आते हैं। और जो बड़े ओवल्स है वो ऊपर से किसी पिक्चर को क्लिक कर रहे हैं तो वहाँ पे वो बड़े वाले ओवल्स काम आएंगे आपके। किसी भी ऑब्जेक्ट में आपको ये ओवल देखने को मिलेंगे, जग हो गया या स्टिल लाइफ में मोस्टली मिलता है। तो ये ओवल्स जो है अलग अलग साइज़ की आप लोग को प्रैक्टिस करनी है। मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, मैं बता रही हूँ आप लोग को इसलिए क्योंकि ये चीज़ मैं बता चुकी हूँ। पर आप लोग सिर्फ कुछ सर्कल्स करके और कुछ ओवल्स करके छोड़ देते हो, या फिर आप लोग डेली बेसिस पर एटलीस्ट 10 दिन तो आप लोगों को ये प्रैक्टिस जो है जो मैंने बताई वो सारी कंटिन्यू करनी है। 10 दिन के बाद ही आपकी लाइन क्वालिटी 100% इम्प्रूव होगी ही होगी। तो 10 दिन तो अपन कंटिन्यूसली पूरा एक पेपर फिल करेंगे जिसमें हम लोग एटलीस्ट 10 से 20 ओवल्स आपको बनाने हैं। काउंट मत करना, बस एक बेसिक क्वांटिटी बता रही हूँ मैं, ठीक है, काउंट नहीं करना। सर्कल्स भी आप ऐसा कर सकते हो कि पूरी लाइंस के बाद आप पूरे में आपने सर्कल्स भर दिए और ओवल्स भर दिए, और जो कर्व्स हैं और बाकी की जो शेप्स बनेगी जैसे स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, वो आप नेक्स्ट पेज पे कर लेना। तो पूरा एक पेज आपका भर रहा है आराम से, एक भी नहीं, एक पेपर का आपका पूरा वन साइड ही भरेगा। जैसे ये हाफ़ ही लगाया है मैंने, न्यूज़प्रिंट पेपर का हाफ़ साइड है सिर्फ, है ना, पूरा एक साइड भी नहीं है, हाफ़ है। तो पेपर की भी दिक्कत नहीं है आपको, मतलब 2 दिन में आराम से एक पेपर आपका चल जाएगा। ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, एक तो ओवल की साइज़, एक थिकनेस और थिननेस, मतलब कि पतले ओवल और मोटे ओवल, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हो। एक होता है कि अलग अलग एंगल से आपको ओवल्स की प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि मान लो कब थोड़ा सा टेढ़ा पड़ा है तो वहाँ पे हमें एंगल को बनाने में, ओवल को बनाने में प्रॉब्लम होती है। हालांकि अपन वहाँ पे प्लेसमेंट्स देते हैं इस तरीके से, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लाइन दी, इतना बड़े हम लोग को एक ओवल रखना है, इस एंगल में बनाना है, यहाँ पे हमने एक सेंटर लाइन दे दी है ना। लेकिन इस ओवल को जब आप बनाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम होती है जब आप स्केचिंग कर रहे हो, स्पेशली तब जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो लॉन्ग हार स्टडी, तब तो आप लोग क्या करते हो, आप लोग पास से जाके उसको बनाने लग जाते हो उसमें ट्राइपॉड ग्रिप में। लेकिन आप लोगों को उस तरीके से ना बना के, जब आप लोगों को ओवर हैंड ग्रिप से ही बनाना है, फ्लो में ही बनाना है, क्योंकि इस तरीके से बिल्कुल छोटे डिटेल्स के लिए ट्राइपॉड ग्रिप यूज़ करनी है। इस ओवल्स के लिए भी आपको ये यूज़ करना है। अगर आप ये भी यूज़ करते हो तो थोड़ा सा डिस्टेंस से पकड़ के आप पेंसिल को इस तरीके से चला सकते हो। इस तरीके से वहाँ पर भी आपको नहीं चलाना है क्योंकि आपका फ्लो बिगड़ जाएगा। अब मैं ओवर एंड ग्रिप में ही अगर यहाँ पे एक ओवल बनाना चाह रही हूँ तो पहले मैं क्या करूँगी, ये एक तो सेंटर लाइन दी मैंने, अब यहाँ से तो ये इसकी लेंथ डिसाइड की है मैंने कि लेंथ इतनी है और विड्थ मुझे कितनी लिखनी है, उसके लिए मैं यहाँ पे एक सेंटर लाइन दूँगी, ठीक है। मुझे इतना बड़ा ओवल बनाना है, ये दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए। ओवल हमेशा इक्वल रहता है दोनों साइड से, जो आप सेंटर लाइन दोगे वो आप देख के देना, है ना। ये आपने मार्किंग्स दे दी, ओवल की मार्किंग्स इस तरीके से दी जाती है। और इसको, क्योंकि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है ये थोड़ा सा इक्वल रहता है, यहाँ से राउंडनेस रहती है, तो यहाँ पे आप एंगल्स दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो। अगर आप लोगों की लॉन्ग टाइम तक ओवल की प्रैक्टिस हो चुकी है तो उस केस में आप ये एंगल ना भी दो तो चलेगा, आप डायरेक्ट ही बना पाओगे। बट अगर आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो, स्टार्टिंग वाले लेवल पर हो जब, तो ये एंगल बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, तो आप डायरेक्ट ना बना के यहाँ पे भी आप एंगल दे सकते हो इस तरीके से। ये तो अब स्केचिंग का मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन जब हम लोग लॉन्ग हाई स्टडी करते हैं तो वहाँ पे पहले बिग एंगल्स एंड उसके बाद ये भी कट आउट होता है छोटे एंगल्स में, एंड फिर जाके कर्व वाला टर्न आता है लास्ट में, ठीक है। लेकिन जब हम लोग फ्रीली बनाना चाह रहे हैं, स्केचिंग में इतना हमारे पास अगर टाइम नहीं है, हम लोग इतना फोकस नहीं कर रहे उस चीज़ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ये जो 4 मार्किंग से फटाफट से दे देंगे कि इससे ये डिसाइड हो गया कि हमें इतना बड़ा रखना है। उससे एक जो आप ओवल बनाओगे ना, थोड़ा सा साइज़ का इशू नहीं होगा, प्रपोर्शन सही होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। और गेसिंग पावर आपका इंक्रीज़ होगा, प्रपोर्शन को जज करने का जो पावर है वो इंक्रीज़ होगा, है ना। तो मेरा ये मानना है कि स्केचिंग में भी मैं डायरेक्ट ओवल ना बना के इस तरीके से मार्किंग्स कर देती हूँ, है ना, ताकि वो चांसेस काफ़ी रहते हैं कि साइज़ का इशू ना हो।
क्योंकि आप मान लो बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट है, इसके पास में भी एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो अगर ये आप डायरेक्ट बना रहे हो तो उसका भी साइज़ बिगड़ेगा। इसीलिए अगर आप इसका साइज़ सही कर दोगे तो उसका साइज़ भी इजीली गैस कर पाओगे। जैसे मान लो ये ओवल के बाद मैं बताती हूँ आपको कि अगर यहाँ पे कोई और ऑब्जेक्ट भी पड़ा है, जैसे अभी डायरेक्ट मैं बना के बता रही हूँ, तो डायरेक्ट मैं बनाऊँगी इस तरीके से नहीं, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे मैंने पेंसिल रखी, अब यहाँ पे मैंने इसको आगे से ले लिया क्योंकि मेरा हाथ यहाँ से नहीं बैठ रहा है, पर मैं इसको नीचे से लूँगी यहाँ से इस तरीके से, और फिर मैंने इधर से लिया, इससे मिलाना है आपको, और फिर यहाँ से ऐसे मूव करना है, इस तरीके से मूव करना है कि ये ऊपर जाके इस जगह पर टच हो। लेकिन ये पार्ट मैंने नहीं घुमाया, ये मैंने सिर्फ लाइटली छोड़ दिया क्योंकि मोस्टली टाइम शेडो यहाँ पे बनता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट मैं मोस्टली छोड़ देती हूँ। हालांकि परफेक्ट वो ओवल नहीं है, लेकिन स्केचिंग के हिसाब से एक फ्लो जो आप स्पीड में बनाना चाह रहे हो वो आपका वहाँ पे बन गया। और एक हम लोग 10 मिनट में हमारी मीटिंग एंड हो जाएगी। अगर कुछ चीज़ बच जाती है तो फिर हम लोग दोबारा से मीटिंग को ऑन कर लेंगे, यहीं से आप लिंक ज्वाइन कर लेना दोबारा व्हाट्सएप से, ठीक है, क्योंकि इसमें 40 मिनट्स का ही टाइमिंग रहता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हुई। तो अभी हम लोग इसको डायरेक्टली जब भी बनाएंगे तो कंफ्यूज होंगे कि कितना मोटा बनाना है। बहुत कम चांसेस हैं कि साइज़ यानी कि इसकी थिकनेस और इसकी हाइट और एंगल तीनों एक ही बार में इक्वल आएंगे। तीन चीज़ें एक साथ इक्वल आना बहुत मुश्किल है। आप इसमें भी देखो, मैंने जब डायरेक्टली बनाया तो एक तो इसका एंगल चेंज हो गया है, ये इसका एंगल है, ठीक है, और ये इसका एंगल हो गया, हल्का सा टेढ़ा हो गया। साइज़ भी इसकी थोड़ी सी थिक और होनी चाहिए थी और हाइट भी इसकी बढ़ गई। तो डायरेक्टली गैस करना बहुत मुश्किल है जब आप इसको बनाओगे। तो अगर जब आप वार्म अप जितना अच्छे से वार्म अप करोगे ना, मतलब आप अपने माइंड के हिसाब से बस जिस चीज़ में आपको स्केचिंग में प्रॉब्लम आ रही है बस वही चीज़ की प्रैक्टिस आप वार्म अप में इम्प्लीमेंट करते जाओ और उसको फिर स्केचिंग में इम्प्लीमेंट करो। क्लियर होते ही जाती है, डेली आप उसको स्केचिंग में ऐड करो। जैसे कभी आपने लाइन क्वालिटी पे फोकस ज़्यादा किया, कभी आप ओवल्स की साइज़ पे ज़्यादा फोकस करो, कभी एंगल्स पे, ये सारी चीज़ें मतलब जितना ज़्यादा आप ऑब्ज़र्व करोगे ना, और कि आप कहाँ पे गलतियाँ कर रहे हो और किस चीज़ की प्रैक्टिस और अच्छे से हो सकती है। एक तो ये चीज़ हो जाती है ओवल में, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आपने ऐसे वर्टिकल ओवल लिया, ये आपने हॉरिजॉन्टल ओवल लिया, और ये दो पोजीशन में स्लैंटिंग ओवल। अभी देखो मैंने डायरेक्टली जब बनाया, ठीक है, तो मेरा हैंड किस तरीके से मूव करा एक ही बार में, वो चीज़ की प्रैक्टिस होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं धीरे धीरे नहीं बनाया ना, मैंने एक ही बार में बना दिया, बस वो चीज़ आपको फ्री हैंड करनी है। आपको बस ये देखना है कि ओवल जो होगा आपका उसका हमेशा ये साइड जो है 4 साइड्स इक्वल होने चाहिए, और फिर आप उसका साइज़, एंगल और वो सब चीज़ें गैस कर सकते हो कि क्या उसका प्रपोर्शन रहेगा और कितना जो ऑब्जेक्ट है उसका कितना साइड दिख रहा है, अपर साइड, डाउन साइड, नीचे भी ओवल मिलता है और ऊपर भी ओवल मिलता है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई, देन टाइप क्लियर प्लीज़। एक टाइम में अब एटलीस्ट आप लोग स्केचिंग में अब मिस्टेक्स जो होगी आपकी वो अपनी ही होगी, और अब आप लोग प्रोफेशन को ईजिली जज कर पाओगे। आई होप आप लोगों को उस चीज़ में दिक्कत ना हो। 30 मेंबर्स में से सिर्फ 10 मेंबर ने ही टाइमिंग चूज़ किया था, एंड उन्होंने कहा था कि हम लोग ज्वाइन करेंगे, उसके बाद भी सिर्फ 4 मेंबर ने ज्वाइन किया है। तो अब आप देख लो कि कितनी ज़्यादा सीरियसनेस है या नहीं है इन लोगों के अंदर। एंड मैं आप लोगों के आर्टवर्क्स देखती हूँ तो मैं ये नहीं कह रही स्केचेस नहीं करते हैं स्केचिंग, लेकिन एक होता है ना कि आप लोग टाइम से प्रैक्टिस कर रहे हो बट वो एक इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा जो दिखना चाहिए। 10 दिन के अंदर भी अगर अपन उस तरीके से प्रैक्टिस करें कि 10 दिन आप चूज़ कर लो, 10 दिन में डेली आपको एक मिस्टेक आपकी देखनी है, तो सारी मिस्टेक कवर हो जाएगी एक ही बार में, तो वो एक इम्प्रूवमेंट वहाँ पे दिखेगा। लेकिन एक होता है आप करते तो जा रहे हो पर आप देख नहीं रहे हो कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, इम्प्रूवमेंट हो रहा नहीं हो रहा, तो वहाँ पे भी 10 दिन फटाफट से निकल जाएंगे। अभी जो मैंने 10 दिन की स्टिल लाइफ स्केचिंग रखी थी वो इसीलिए रखी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत सारे लोगों में आर्टवर्क्स में स्केचिंग में मिस्टेक्स थी। पहली चीज़ तो आप लोग डेली वर्क नहीं करते हो, फिर दूसरी चीज़ आप लोग मिस्टेक्स नहीं देख रहे हो। तो पहली चीज़ कंसिस्टेंसी तो आपको रखनी ही है, भले आप लोग एक स्केच बनाओ, 2 स्केच बनाओ,
वार्म अप और स्केचिंग 2 चीज़ें हैं। 10 मिनट भी अगर आप कर रहे हो तो वो प्रैक्टिस होगी ही होगी, तो आपका हैंड जो है वो हैंड फ्लो बिगड़ेगा नहीं। एक तो ये चीज़ कंसिस्टेंसी, और दूसरी कोई भी चीज़ आप एक डिसाइड कर लो कि ये मिस्टेक मेरे को आज मिस्टेक ये देखनी है, एक मिस्टेक वो नेक्स्ट डे आपको ट्राई करना है कि वो मिस्टेक ना हो। ओके, तो ये चीज़ क्लियर हो गई, इसलिए मैंने यहाँ पे वार्म अप सेशन रखा कि आज 10 दिन का एक बार हम लोग वार्म अप अच्छे से कर लेते हैं, ताकि सब लोग की लाइन क्वालिटी एक बार इम्प्रूव हो जाए। इस 10 दिन के सेशन में, मतलब 10 दिन के चैलेंज में जो मैं सिर्फ हम लोग वार्म अप ही करेंगे, स्केचिंग आप लोग अपने हिसाब से ही करोगे। मैं सिर्फ अभी आप लोगों का वार्म अप देखूँगी इन 10 दिन के अंदर, क्योंकि मुझे 10 दिन के अंदर लाइन क्वालिटी अच्छी करवानी है। तो 10 दिन बाद फिर हम लोग वापस एक बार वीडियो कॉल करेंगे, सेशन करेंगे, उसमें आप लोग वार्म अप करोगे, मैं नहीं करूँगी, ताकि वजह से मुझे क्लियरली दिखेगी। तो एक बार आप लोग लिखिए चैट सेक्शन में कि आप लोग रेडी है इस 10 दिन के चैलेंज के लिए। बीच में स्किप नहीं करना है पर स्टार्ट करने के बाद एक भी दिन, अगर आप लोग को टाइम कम हो तो आप लोग 5 दिन कर लेना, और 5 मिनट कर लेना, 10 मिनट कर लेना, जितना टाइम मैं निकाल पा रही हूँ। वैसे वार्म अप में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, अप्रोक्स भी मैं भी 5 मिनट से ज़्यादा नहीं करती हूँ। और एक बार लाइन क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी ना, फिर आप वीकली भी वार्म अप कर सकते हो। फिर आप लोग क्या करोगे, जब स्केचिंग आप करोगे, बस रफ स्केचिंग के थ्रू आप वार्म अप करोगे डेली में, एक बार आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो। जैसे मैं क्या करती हूँ, मैं स्केचिंग में 30 मिनट्स 40 मिनट्स 1 आवर जो देती हूँ, क्योंकि मेरी लाइन क्वालिटी इम्प्रूव हो गई है काफ़ी हद तक। तो अभी मैं क्या करती हूँ ना, अभी मैं 1 वीक में एक बार वार्म अप करती हूँ, और जो मेरी डेली का जो हैंड वार्म अप है वो मैं कैसे करती हूँ, 2-3 स्केचेस रफली बनाती हूँ, बिल्कुल रफली, और बाकी के जो स्केचेस हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देती हूँ, ठीक है। तो उस तरीके से करना है। अभी आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि मैं वार्म अप नहीं करी, लेकिन लास्ट जब भी मैंने वार्म अप स्टार्ट किया था लाइन क्वालिटी के लिए, तो मैंने इतने पेजेस भरे थे, जो न्यूज़ पेपर है उसके 2 पैकेट्स मैंने कवर अप किए थे पूरे। उसके बाद फिर मैंने ज़ेरॉक्स पेपर लिया था, क्योंकि ज़ेरॉक्स पेपर काफ़ी सस्ता पड़ रहा था और ये पेपर काफ़ी कॉस्टली था। वॉल्यूम बहुत कम आ रही है। वो मिस्टेक्स कैसे चेक करें, वो सारी चीज़ें तो मैं ऑलरेडी अपनी आई ट्रेनिंग एक्सरसाइज के थ्रू ही आपको पता लगी, खुद से देखनी पड़ेगी। आप लोग रील्स देखा करो मेरी एक बार इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे फिर आप लोगों को चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी सेशंस में। 1 मिनट, मैं फ़ैन ऑफ कर देती हूँ, मेरी फ़ोन के फ़ैन की वजह से। तो अब हम लोग बताओ मेरी वॉइस क्लियर है नहीं है। ठीक है। बस ऑलमोस्ट अपना सेशन जो है वो होने वाला है। मैं फटाफट से ये क्लियर कर देती हूँ कि कौन कौन सी चीज़ बच रही है। हाँ, ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, इस चीज़ की प्रैक्टिस होगी, इसमें लाइंस की होगी, इसके अलावा शेप्स की भी होगी। तो शेप्स में कौन सी वाली शेप्स रहेंगी, स्क्वायर आप लोगों को बनाना है। स्क्वायर में आप लोग साइज़ को इंक्रीज़ भी कर सकते हो, उसको भी इसी तरीके से बनाना। जैसे यहाँ पे तो मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, पेंसिल को सिर्फ छोड़ देना है बनाते वक्त, मतलब आप लोगों को ऐसे फिक्सिंग नहीं करनी है, बस ट्राई करना है कि लाइंस स्ट्रेट हो, है ना, इस तरीके से। और आप लोग देखते हो ना कि ये साइज़, मतलब आपको ये कैसे पता पड़ेगा कि ये जो लाइन है इसका जस्ट बड़ा अगर हम लोग को बनाना है, तो ये ऐसे हम लोग बना के एंड देन हम लोग चूज़ कर लेते हैं, गैस कर लेते हैं कि इतना होगा। इसको हम लोग को ऐसे मेज़रमेंट रूल्स के थ्रू यूज़ में नहीं लेना। ये वाली जो लाइन मैंने बताई थी, ये मैंने प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज के थ्रू बता रखी थी। ये करनी बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको एटलीस्ट 10 मिनट तो करनी होती है डेली। इससे अगर आप ये चीज़ गैस कर पा रहे हो ना ईज़िली कि इसका इतना बड़ा ये है, यहाँ से डायरेक्टली आप गैस कर पा रहे हो, इसका अगर आधा हमें बनाना है तो इतना आधा कितना आएगा, पहले हम लोग गैस करेंगे, फिर हम लोग चेक करते हैं। ये प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज जो मैंने ऑलरेडी बता रखी है, वो अगर आप लोग डेली करोगे तो फिर इस टाइप के साइज़ को गैस करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोग, कि अगर ये ओवल है तो हमें इतना बनाना है, मतलब लाइन जो है कितनी बड़ी लाइन हमें रखनी है, कितनी बड़ी साइज़ रखनी है, लाइन के थ्रू ही गैस कर रहे हैं ना हम साइज़ को। तो उसके लिए प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज बेस्ट एक है, वो आप लोग करोगे 5 मिनट।
इसमें आप लोग को क्या करना रहता है, एक जो लाइन आपने खींची है उसका आपको एक तो हाफ निकालना है, एक डबल निकालना है, ठीक है। गैस करना है, फिर आप स्केल से चाहो तो चेक कर सकते हो। चेक करके कंफर्म हो जाएगा कि आपने सही गैस किया है नहीं किया है। यही सेम चीज़ आपको बॉक्सेस बनाकर भी करनी है, मतलब छोटा बॉक्स आपने बना लिया, जैसे 2 सेंटीमीटर का बना दिया, उसका आपको जस्ट डबल बनाना है, तो 4 सेंटीमीटर का बॉक्स आपको गैस करना है, साइज़ गैस करके बना के फिर चेक कर देना है आपको, ठीक है। रेक्टेंगल में भी वो चीज़ कर सकते हो, और मतलब उसमें बहुत हेल्पफुल है ये। उसके बाद ही आप लोगों की लाइन जो है, गैसिंग पावर जो है, साइज़ की गैसिंग पावर वो बहुत इंक्रीज़ हो जाती है प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज से। लाइन क्वालिटी वर्ब अप से इम्प्रूव होगी। दोनों चीज़ें क्लियर है, देन टाइप क्लियर प्लीज़। इसमें एंगल वाली भी करनी है पर साथ में। एंगल मतलब कि एंगल में भी लाइन अगर जा रही है तो वो कितनी बड़ी हमें रखनी पड़ेगी, एंगल चेंज नहीं होना चाहिए। दो चीज़ें मैंने बताई थी यहाँ पे। मैंने यहाँ पे दो चीज़ें बताई थी अभी कि लाइन क्वालिटी इम्प्रूव करनी है तो उसके लिए वार्म अप कंपलसरी है, और साइज़ गेसिंग के लिए, प्रपोर्शंस को जज करने के लिए प्रपोर्शन जजमेंट एक्सरसाइज, दोनों ही चीज़ें बहुत हेल्पफुल है। ये तो कंपलसरी है आप लोगों को करना कुछ टाइम तक। ऐसा नहीं है कि आपको कंटिन्यूसली करनी पड़ेगी, मैंने वही चीज़ कही ना, आपको डेली एक्सरसाइजेस इसीलिए करनी है फ़िलहाल के लिए कि आपकी आइज़ ट्रेंड हो जाएगी। आइज़ और हैंड जो है आपका ट्रेंड होने के बाद में आप लोगों को डेली नहीं करनी। उसके बाद आप जो स्केचिंग करोगे, जो लॉन्गर स्टडी करोगे, उसके थ्रू वो चीज़ होगी ऑटोमेटिकली। तो बस आपको कुछ टाइम तक, एटलीस्ट 1 मंथ तक ये चीज़ें करनी ही है। एक बार क्वालिटी अच्छी हो जाएगी तो फिर वो इतनी ईजिली डिले नहीं होगी। बस वो तब होता है जब आप लॉन्ग टाइम तक एक बार गैप दे देते हो, जैसे 4-5 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो फिर आपको जब वापस स्टार्ट कर रहे हो आप लोग वापस कंटिन्यूसली, फिर आपको 2-3 दिन कुछ चीज़ करनी पड़ेगी, वार्म अप करना पड़ेगा। प्रपोर्शन जजमेंट तो इतना नहीं रहेगा क्योंकि आईज एक बार ट्रेंड हो जाएगी, उसके बाद आई थिंक इतनी नीड नहीं रहती है। फिर आप डायरेक्टली 3D टू 2D जो आप लोग कर रहे हो, जो प्रोसेस हम लोग यूज़ करते हैं सिंप्लीफिकेशन स्केचिंग में और स्टडी में, वो फिर हम लोग डायरेक्ट स्टडी आइज़ के थ्रू ही करते हैं, तो आई थिंक उसमें प्रॉब्लम नहीं होती अगर आप गेप भी दे देते हो बीच में, तो उसमें नहीं आएगी आपको दिक्कत। जजमेंटल जो पावर है ना माइंड के थ्रू, जब हम माइंड में सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, वो क्लियर होने के बाद में आप लोगों को बार बार नहीं करनी पड़ती प्रैक्टिस। लेकिन हैंड कंट्रोल एक बार अगर बिगड़ जाता है तो दोबारा से आपको ट्रैक पे लाने के लिए आपको वो स्टार्ट करना पड़ता है, ठीक है। इसमें बस कर्व्स ऐड होंगे, और कर्व्स में भी सेम तरीके से प्रैक्टिस होती है इस तरीके से, जो आपको मेनली फिगर्स वगैरह में बनाने में काम आते हैं। सी कर्व्स हो गए इस तरीके से, एंड इस ऑल्सो आप इसमें हेचिंग भी कर सकते हो, तो आपको एक हेचिंग की आदत पड़ जाएगी। हेचिंग में हम लोग क्या करते हैं, डार्क टू लाइट के फॉर्म में मैं करती हूँ। मैंने डार्क स्टार्ट किया था और मैं धीरे धीरे लाइट की तरफ जा रही हूँ। अलग 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 एंगल से आप कर सकते हो। फिल आउट करते वक्त बीच में गैप नहीं छोड़ना है। ये हेजिंग भी आपको काम आएगी, तो आप इसी के साथ में अगर थोड़ी बहुत अच्छे से शेप्स बना रहे हो तो उसको फिल आउट कर लेना, तो वो एक फ्लो बन जाता है हेजिंग का। तो ये प्रैक्टिस आपको इसमें ऐड करनी है, डार्क टू लाइट और लाइट टू डार्क में। ये चीज़ क्लियर हो गई। अगर आप लोगों को कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो इससे रिलेटेड, क्योंकि इन 10 दिन के अंदर फिर कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। मतलब जो तरीका मैंने बताया ना वो प्रोसेस सेम रहना चाहिए, प्रोसेस कोई प्रॉब्लम नहीं हो। देखो एक तो पेपर जो है अभी के लिए 10 दिन में जो आप करोगे उसमें आपको बड़े साइज़ का पेपर ही लेना है। अगर बड़े साइज़ का नहीं लोगे तो आप 2 साइज़ के पेपर लोगे, उसको अच्छे से स्टिक कर देना है ना, जो भी आपका लेफ़्ट हैंड या राइट हैंड है उसके हिसाब से, ताकि पेपर मूव ना करे, हिले ना और प्रॉब्लम नहीं हो। जो हैंड आपका वो पूरा मूव होना चाहिए अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें हैं। पेपर जो है वो बता दिया मैंने, सरफेस दूसरा, ठीक है, और सेटअप कैसा होना चाहिए वो बता दिया, ग्रिप बता दी, पेंसिल बता दिया, प्रोसेस भी बता दिया, और क्या करना है वो भी बता दिया। ये सारी चीज़ें यूज़ होगी, स्केचिंग में 100% होती है। तो अब आप मुझे बताएं अगर आप लोग को कोई भी डाउट है तो, वरना हम लोग सेशन को एंड करते हैं। जो भी डाउट है आप अभी पूछ लें, वार्म अप से रिलेटेड ही होनी चाहिए, स्केचिंग से रिलेटेड नहीं हो अभी, मतलब किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड ना हो, क्योंकि फिर उससे और ज़्यादा क्वेश्चंस निकलेंगे।
अगर मैं डिटेल में जाऊँगी तो। अगर आप लोग डेली वार्म अप कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो इस वजह से लाइव क्वालिटी अच्छी नहीं हुई है, ये तो आप श्योर हो। लेकिन अगर आप लोग डेली कर रहे थे अभी तक भी, तो फिर भी अगर आपकी लाइन क्वालिटी अच्छी नहीं हो रही, तो आप जिस तरीके से मैंने बताया उसमें से आप लोग देखना कि कहाँ पे आप लोग क्या चीज़ मिस कर रहे थे, कौन सी मिस्टेक हो रही थी, क्या एंगल को बनाने में, पेंसिल होल्डिंग में, पेपर में, कौन सी चीज़ में मेनली प्रॉब्लम हो रही थी। और ये है ना, जब बिल्कुल छोटी यहाँ तक पहुँच जाती है, मतलब ये लीड पूरी यहाँ तक चली गई, उसके बाद उसको फिर शार्प कर लेना है। ऐसा नहीं कि उसी से प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं, तो वो चीज़ देखनी रहती है। छोटी छोटी चीज़ें होती है, पर छोटी छोटी चीज़ें इम्पैक्ट बहुत डालती है। मतलब लाइक आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, बहुत इम्पैक्ट डालती है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ करके बताया है, जब आप डेली बेसिस पे करोगे तो इतना नहीं करना है, इससे ज़्यादा करना है। पूरा पेपर ऐसा फिल होना चाहिए ना, लाइक पूरा फिल होना चाहिए, मतलब ऐसा दिखना ही नहीं चाहिए। तो आप लोग जब पिक्चर क्लिक करके डालोगे या वीडियो बना के डालोगे, पिक्चर क्लिक करके डालोगे, पहले लाइन्स को पूरा करके उसकी पिक्चर क्लिक कर लेना, फिर उसके ऊपर शेप्स बनाना। वरना आप शेप्स के ऊपर बाद में पिक्चर क्लिक करोगे तो लाइन्स नहीं दिखेंगी कि कैसी आपने लाइन्स ड्रॉ की। तो आप लोग पहले लाइन का, जैसे मैंने अलग से पिक्चर क्लिक किया अलग टाइमिंग पे, वैसे पहले पिक्चर क्लिक कर लिया बीच में, और फिर उसके बाद शेप्स का कर लिया, देन स्क्वायर का, रेक्टेंगल का। इसमें ट्राइंगल भी हाँ ऐड करना है। ट्राइंगल की अलग अलग पोजीशन होनी चाहिए इस तरीके से। इसमें ना तीनों टाइप की लाइन्स की प्रैक्टिस एक साथ हो जाती है। और दूसरी चीज़, पॉइंट टू पॉइंट एक्सरसाइज जो आपने की होगी, इसकी भी प्रैक्टिस हो रही है। दो चीज़ें एक साथ हो रही है, क्यों आप वहाँ पे जाके मिला रहे हो। देखा मैंने ट्राइंगल कितना सही बना, एक तरह से वो दिख नहीं रहा प्रॉपर, लेकिन मैं बता रही हूँ, है ना। इस तरीके से इसकी अलग अलग पोजीशन, एक तो ऐसे हो गया, एक ऐसे हो गया, इसको उल्टे साइड से भी कर सकते हो। ये आपने लाइन खींची, इस तरीके से बनाने नहीं बैठना है, उसको टच नहीं करना है आपको। लाइन तो वैसे ही खींचनी है, भले वो थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए को चलेगा, पर आपको बनाना फ्रीली ही है उस चीज़ को। एक इस तरीके से हो गया, यहाँ पे आपने लाइन खींची, अब यहाँ पे है ना, पता है सेंटरिंग मैंने अलग से की नहीं है, ये आपको गैस किया मैंने सिर्फ कि हाँ ये मैंने इतना यहाँ तक दिया है, तो यहाँ से मैं इसको लेके जाऊँगी तो ये इक्वल बैठेगा। गलत भी बैठ सकता है, सही भी बैठ सकता है, गैस नहीं करना है आपको, वैसे नहीं करना है। आप चाहो तो आप सोच सकते हो 2 मिनट रुक के ये लाइन देने के पहले, कि अगर मैं ये लाइन खींच रही हूँ तो कहाँ तक ये आएगा। इस तरीके से आप सिर्फ देख सकते हो, इसलिए हम थोड़ा डिस्टेंस से ये सारी चीज़ें करते हैं। जितना ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे और हर एक चीज़ को देखोगे कि कैसे क्या चीज़ वो करती है वर्क, तो वो चीज़ें हो जाएंगी। तो इसके 4 एंगल बता दिए मैंने, एक ऐसे, एक ऐसे, ऐसे एंड ऐसे। और ऐसे किसी भी पोजीशन में कर सकते हो, इस तरीके से बना सकते हो। टोटली आपकी लाइंस की प्रैक्टिस हो रही है इसमें। बट इम्पॉर्टेंट है, अलग अलग एंगल से, हर तरह के एंगल आपको काम आएंगे क्योंकि पिक्चर हर तरह की पोजीशन में होता ही है। ठीक है, अब आप लोग जो पूछना चाहो आप लोग पूछ सकते हो, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई चीज़ पूछनी है तो। और सारी चीज़ें क्लियर हो गई तो आप क्लियर लिख देना अपनी तरीके से। आप लोग अपनी प्रैक्टिस, हाँ आप लोग दिखा दें एक बार, जैसे आप लोग वार्म अप करते हैं फटाफट से, तो मैं बता देती हूँ। एक एक करके देख लेते हैं सबका। आप लोग अपना सेटअप करें, सेटअप मुझे दिखा दें फटाफट से। और अगर आप लोगों के पास वर्टिकल सेटअप अभी नहीं हो पा रहा, तो ऐसे ही आप कैमरा वहाँ पे रख लेना, जो जिस भी पेपर पे आप प्रैक्टिस करते हो वो दिखा देना। नमिता और किरण, आप दोनों को दिखा दें अगर पॉसिबल है तो। नीरज का तो देखने लग गया। एक मिनट, पहली चीज़ तो पेंसिल आपने गलत दी है, डार्क पेंसिल का यूज़ लेना है, फूल पेंसिल यूज़ लेनी है। एडबी पेंसिल भी आप यूज़ में ले सकते हो, अप्सरा भी ले सकते हो, और आर्ट लाइन की बेस्ट है। सेटअप एक बार आपका दिखा दें मुझे। वो बस पेंसिल की वजह से सबसे पहली चीज़ तो हार्ड पेंसिल है काफ़ी ज़्यादा, तो लाइन क्वालिटी इस चक्कर में बिगड़ रही है। पेपर सही है, एक बार इस सरफेस दिखाओ आप इसका मुझे, मतलब नीचे क्या लगाया है आपने, कुछ लगाया है नहीं लगाया है। अगर सही अच्छे से लगा दिया है तो फिर बस वो पेंसिल की ही प्रॉब्लम है,
बाकी प्रैक्टिस आप सही कर रहे हो। बट जैसे आपने यहाँ पे एक एक दो दो सर्कल बना रखे हैं, इतना नहीं करना। आप लोग को कम से कम भी 10-20 सर्कल बनाना है। अलग अलग शेप की, अलग अलग साइज़, अलग अलग एंगल बनेगा। इतनी प्रैक्टिस डेली की होनी चाहिए। मतलब कम से कम पूरा पेपर इस तरीके से फिल आउट होना चाहिए कि वो दिखना चाहिए कि वहाँ पर मैं वार्म अप किया है। देखो वार्म अप का मतलब ही क्या होता है कि आप फाइनल चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, अपने आप को रेडी कर रहे हो, हैंड को रेडी कर रहे हो, तो वैसा फ्लो बैठना चाहिए। ठीक है, जो जो चीज़ मैंने बताई ना वो चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लो, है ना, तो आप लोग फिर अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हो उस चीज़ को, वरना आप लोग भूल जाओगे। नीरज, अगर कुछ पूछना है तो आप चैट सेक्शन में लिखो, तब तक मैं बाकी का आपको देखती हूँ। किरण, आपका भी ठीक है, लेकिन आपका हाँ लाइन क्वालिटी सही है, पर आप एक चीज़ इम्प्लीमेंट करो। एक तो लाइंस की प्रैक्टिस थोड़ी सी ज़्यादा कर सकते हो, दूसरा ओवल्स आप इसमें थोड़े ज़्यादा लो, और इसमें अब आप डार्क टू लाइट की प्रैक्टिस वो वाली करो जो मैंने बोली ना। लाइक अपन ओवल बना रहे हैं, एक ही बार में एक साइड से करके छोड़ देते हैं, तो आधा साइड उसका लाइट रहता है थोड़ा सा, बाकी का साइड डार्क रहता है। बाकी लाइन क्वालिटी तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई है आपकी पहले से, ओवरहैंड के ग्रिप के कंपैरिजन में स्ट्रेट लाइंस है आपकी जा रही है। हार्ड पेंसिल थोड़ी सी चल रही है। ग्रिप पेंसिल कौन सी यूज़ कर रहे हो आप? फ़ोटो अगर आपको पिक्चर सेंड करनी है वो तो आप ग्रुप में कर लेना। अगर अभी आप दिखाना चाह रहे हो तो अभी आप दिखा दो वीडियो के फॉर्म में। बैक कर लो कैमरा आपका, कैमरा बैक करके दिखा दो। पेंसिल आप हाथ में लेके दिखा दो किरण, पेंसिल तो मतलब ऐसे उठा के फटाफट से। नमिता आप भी दिखा दो फटाफट से आपका जो भी है। हाँ बस आपकी जो पेंसिल है ना, इसकी लीड, इसमें आप सरफेस थोड़ा ज़्यादा छोड़ना। क्या नाम है किरण, आप मतलब ये जो है, ये देखो ये लीड है ना, ये बहुत ज़्यादा आपने वो कर दी है, तो वो थोड़ी सी ग्रिप, मतलब एक जो अपना है ना सपोर्ट नीच है वहाँ पर उस पेंसिल में। जो ब्लू वाली पेंसिल है उसका नहीं बोल रही हूँ मैं, पास वाली का बोल रही हूँ। ब्लू वाली तो पता नहीं कौन सी पेंसिल आपने ली है, मुझे पता नहीं वो डार्क चलती है नहीं चलती है। वो आप यूज़ कर सकते हो, करके देख लेना। बस वो ज़्यादा लाइट नहीं चले। आप लोग को वार्म अप में डार्क पेंसिल ही यूज़ करनी है, जितनी डार्क यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अच्छा फ्लो रहेगा, क्योंकि हैंड कंट्रोल ही हमारा मेन मोटिव है ना यहाँ पे। तो पेंसिल डार्क ही यूज़ करो आप लोग। बस ये, अब जैसे आप लोगों का आपका वाइट पेपर है किरण, तो आपका वार्म अप ऐसा दिखना चाहिए कि वाइट से ब्लैक हो जाए, है ना, वो वार्म अप होगा। वार्म अप का मतलब ये है कि आप पेपर यूज़ कर रहे हो और वो पेपर दोबारा यूज़ करने के लिए नहीं बचाना आपको, वो सब दिखना चाहिए। पिक्चर क्लिक करने के बाद उसको आप रख सकते हैं स्टोर करके, यूज़ करना ही नहीं है। वहाँ पे गैप स्पेस नहीं छोड़ना चाहिए वहाँ पे। और नीरज आपकी पेंसिल नहीं दिख रही है, मतलब लीड दिखाओ आप मुझे, लीड ऊपर की लीड, ऊपर की लीड, हाँ। ये कौन सी पेंसिल है? चारकोल पेंसिल यूज़ में ले रहे हो आप? और ये शार्प नहीं की है आपने, मतलब जो भी पेंसिल। कैमरा बैक नहीं हो रहा है? हो जाएगा कैमरा बैक तो सेल्फी में दिखा दो, फिर आप नहीं हो रहा तो आप एक काम कर सकते हो, मतलब पेपर को जैसे ऐसे उठा के और ऐसे लगा के दिखा दो। जो पेपर है ना उसको ऐसे कैमरा की साइड से कर दो, आपकी साइड से। ये किरण क्या नाम है, सॉरी, नीरज, आप है ना, मतलब अपनी पेंसिल्स अलग अलग वेराइटी लाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो भाई ब्रांड के पेंसिल्स यूज़ कर रहे हो वार्म अप के लिए, वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। आप नॉर्मल पेंसिल लो, आर्ट लाइन के पेंसिल जो मैंने बताई वो लो आप, या फिर नॉर्मल अप्सरा की जो 4B पेंसिल आती है वो लेनी है, 4B या 8B। और उस पेंसिल को ही इस तरीके से शार्प करना है जैसे मैंने बता दिया। ये शार्प होगा ही सही, पहले शार्प करो उसको आप अच्छे से, इससे पेपर सीजर से। इतना तो एटलीस्ट इससे ज़्यादा शार्प होगा। तो ये 8B है इसलिए इतनी शार्प की है, अगर 4B होगी तो इससे भी ज़्यादा शार्प करनी पड़ेगी। जैसे ये वाली है, ये 4B है, पर वार्म अप के लिए आप लोगों को 8B यूज़ करनी है। तो ये पतली होगी तो और ज़्यादा शार्प अपन कर सकते हैं, पर 8B ज़्यादा शार्प नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा डार्क होती है। तो इतनी शार्प चलेगी, पर इतनी भी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इसको आपको रब अच्छे से करना है। ये सैंड पेपर हम लोग यूज़ करते हैं, तो सैंड पेपर पे अच्छे से रब कर लेना है। रब जितना अच्छे से आप लोग करोगे ना, ये दिख रहा है आप लोगों को? एक मिनट, ये सैंड पेपर लेके इसको रब करके प्लेन कर देना साइड साइड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप पेंसिल देख लेना, एक बार वार्म अप सेशन आप दोबारा देखना, आपको क्लियर हो जाएगी वहाँ पे चीज़। जो पहले की वीडियो है, लेसन है मेरा बना हुआ,
मैं लिंक भेज दूँगी, उसमें आप देखना अच्छे से। नीरज, ठीक है, क्लियर हो गया। धर्मी आपका दिखा दो अब आप। कोई बात नहीं, अगर नहीं हो पा रहा तो फिर आप वीडियो बना के भेज देना या फ़ोटो भेज देना व्हाट्सएप पे, ग्रुप में, तो मैं वहाँ पे चेक कर लूँगी। वैसे भी हम लोग अभी कल से जो प्रैक्टिस करेंगे, यही वाली करनी है हमने कंटिन्यूसली, ठीक है। तो वो आप लोग प्रैक्टिस करो और कल से 10 दिन तक कंटिन्यूसली वार्म अप करना है इस तरीके से, कम से कम 10 मिनट का टाइम देके, ठीक है। ये सेशन हम लोग एंड करते हैं। अगर और कोई क्वेश्चन आता है तो आप लोग पूछ लेना, ग्रुप है ही सही, ग्रुप में जाके पूछ लेना। अभी 10 दिन तक यही चीज़ चलेगी और स्केचिंग भी आपको कंटिन्यूसली करनी है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो रेफरेंस रहेंगे वो आप अपने तरीके से भी ले सकते हो। मैं भी शेयर कर दूँगी मॉर्निंग में, तो आप उसमें से भी ले सकते हो, ठीक है। आपका फ़ोटो आ गया, मैंने ग्रुप में चेक करके बताती हूँ आपको। कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग लिख दें क्लियर एक बार।